बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैज़ी। नाज़रीन, इस साल की डायरी के 365 सफ़ात में से पहला सफ़ा आज 1 जनवरी। ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमें सबको खुश रखे, सलामत रखे और पाकिस्तान को ताक़यामत रखे और इसको इस्तेहकाम दे और इसके इस्तेहकाम में रखना डालने वालों के अज़ाइम खाक में मिलाए, दांत खट्टे करे। और आज जब मैं ये देख रहा था कि कहीं दहशतगर्दी फिर से सर उठाती है तो हमारे सिपा सालार वो पुरज़्म हैं कि अगले महाज़ों पे भी ख़ुद भी पहुंचूंगा और छोड़ेंगे नहीं पाकिस्तान के अमन व अमान को तहबाला करने वालों को। इसी तरह आज के दिन जब मैंने ये सुना और ये देखा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ ने नौजवानों के नाम ये साल किया है कि उनके लिए बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी और बहुत सारे इक़दामात किए जाएंगे। यकीनन हमने अपने नौजवानों का, अपने मुस्तकबिल का, अपने बच्चों का ख्याल रखना है। इसी तरह दिसंबर का महीना ऐसा होता है जिसमें मुल्क भर के प्रेस क्लब्स का इलेक्शन होता है। बाज़ नेशनल प्रेस क्लब में मार्च में होता है, लेकिन दीगर जितने भी प्रेस क्लब्स हैं, तो ये जमहूरी तसलसल जो सहाफ़ियों के अंदर है, यकीनन इससे अहले सियासत को भी सीखना चाहिए, जहाँ हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। और हमारे भी सहाफ़ी जो है वो सीधे हो जाते हैं जब देखते हैं कि टॉक शोज़ में अगर अहले सियासत ऐसा कर सकते हैं तो, जो कि नहीं होना चाहिए। मीडिया की ज़िम्मेदारियाँ कितनी हैं, और यकीनन बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मीडिया के अपने मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं। और किस तरह हम ओहदा भरा होंगे इन सारे मामलात से, सारे मसाइल को कैसे हल करेंगे। पेशावर के अंदर जमीयत उलमा इस्लाम की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें सूबे के जितने भी मामलात हैं, सियासी हैं, इंतज़ामी हैं, दहशतगर्दी के हैं, बेरोज़गारी के हैं, करप्शन के हैं, उस पर गुफ्तगू की गई। तमाम जमातों के नुमाइंदगान और अकाबरीन शरीक हुए। मौलाना फजलुर रहमान उसकी सदारत कर रहे थे। इसी तरह कराची की बात की जाए तो वहाँ पे MQM के मुख्तलिफ जो नाराज़ लोग थे वो मिल रहे हैं और बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से MQM, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और दीगर जो सिंध की जमातें हैं वो और जमात इस्लामी, उनके दरमियान भी अल्फाज की जो गोलाबारी है वो जारी है। ये सारे मौज़ूआत हैं आज पहले ही दिन, लेकिन मुआशी तौर पे हमें सबसे पहले मजबूती की जानिब बढ़ना होगा और सबको मिल के, सर जोड़ के इस हवाले से पॉलिसी भी बनाना होगी। और जो कौमी असम्बली से तनख्वाहें तो ले रहे हैं लेकिन आ नहीं रहे, कानून साजी में हिस्सा नहीं डाल रहे, पॉलिसीज़ बनाने में तनकीद करें या उसके साथ मिल जाएं, शरीक हो जाएं, वो भी नहीं कर रहे। साल का पहला दिन है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे सोच के, देख के दिल कुड़ता भी है, लेकिन अल्लाह करे कि सारे के सारे एक पेज पे आ जाएं जो मुल्क की तरक्की का पेज हो। आज हमने कोशिश ये की है कि सदर नेशनल प्रेस क्लब जनाब अनवर रज़ा के साथ साथ दीगर जितने भी प्रेस क्लब्स हैं, जिनमें कोयटा है, कराची है, पेशावर है, लाहौर है, उनके सदूर या सीनियर नायब सदूर वो हमारे साथ हों ताकि हम उनसे बात कर सकें कि मीडिया कैसे बढ़ेगा और मुल्क की तरक्की के पहिए को तेज़ करने में अपना किरदार कैसे अदा करेगा। बहुत शुक्रिया अनवर रज़ा साहब आपके आने का, तशरीफ़ लाने का। इंट्रो में मैंने काफ़ी बातें कह दी, मुआशी तौर पे, सियासी तौर पे, इखलाकी तौर पे और फिर मीडियाई तौर पे क्या क्या करना है आपने। बहुत शुक्रिया फैज़ी साहब। सबसे पहले तो इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला इस मुल्क पर अपना फजल और करम फरमाएँ, आमीन। और सियासतदान इस अज़्म का अदा करें कि उन्होंने सियासी तौर पर इतना पुख्तगी का मुजाहरा करना है कि इस साल माशी बदहाली से निकल कर हमने दहशतगर्दी का सर कुचलना है, पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को बेहतर करना है, सही। अपने हमसाया ममालिक के साथ वाकई हकीकी मायने में ताल्लुकात को बेहतर करना है, और हमारी जो फ़ॉरेन पॉलिसी है उसको भी हमने रिविज़िट करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने मुल्क के अंदर जो हम एक दूसरे को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते हैं, इदारों पर तनकीद करते हैं, माजी में भी आपने देखा, हमें उससे निकलना है, आना है। लेकिन ये किसी एक का काम नहीं, सिर्फ सियासतदानों का, वो ब्यूरोक्रेट्स का या फ़ौज का काम या मीडिया का काम नहीं। हमें एक नेशन के तौर पर, एक कौम के तौर पर ख़ुद को बेहतर करना है, अपनी करैक्टर बिल्डिंग करनी है। हमने इदारों को मुस्तहकम करने के लिए जो मीडिया है उन्होंने अपना किरदार अदा करना है। उन्होंने सियासतदानों को भी ये बावर करवाना है कि इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत की रूह तभी पनप सकती है कि जब आप आइन और कानून की पासदारी ख़ुद से करेंगे। पार्लियामेंट को वाकई हकीकी मायनों में आप मुस्तहकम और बालादस्त इदारा बनाएंगे। अदलिया का हमने एहतराम करना है, आपने, मैंने, सब ने हमने एहतराम करना है, तभी उनके फ़ैसले बताएंगे कि इस मुल्क में कानून का राज है।
तो ये सारी चीज़ें हैं, इस पर हमें इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत होगी और उसके लिए हर शख्स को अपना किरदार अदा करना होगा। हमें सियासी इंतशार को कम करने के लिए और दोबारा ताकत के हसूल के लिए अवाम को इस्तेमाल नहीं करना होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जब ताकत के हसूल के लिए हम फिर सब कुछ भूल जाते हैं, आइन को भी रौंद देते हैं, कानून की धज्जियाँ उड़ाते हैं और हम चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से हमें इक़्तिदार की कुर्सी मिल जाए। हालांकि आप जिस वोट की ताकत के ज़रिए पार्लियामेंट में पहुंचते हैं, सिर्फ आपको जब इलेक्शन ख़त्म होता है तो फिर उसी ताकत को आप ख़त्म कर देते हैं और मैं समझता हूं कि ये इसी वजह से शायद ये ख़राबी का बायस भी बनता है। हमें मुल्क में अपने इदारों में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है फैज़ी साहब, और रिफॉर्म्स तभी हो सकती हैं कि जब हम ये अहद करें कि हमने इस मुल्क को वाकई तरक्की की राह पर गामज़न करना है। सही, हम दोनों मिलके मुबारक भी दें। जनाब सईद सरबाजी, सदर कराची प्रेस क्लब, गुज़िश्ता शब इलेक्शन हुए। अस्सलाम वालेकुम सरबाजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। जनाब बहुत बहुत मुबारक हो। अनवर रज़ा साहब सदर नेशनल प्रेस क्लब भी मेरे साथ बैठे हैं और वो भी मुबारक दे रहे हैं आपको। खैर मुबारक हो, उनको भी मुबारक हो। सर हमारा इलेक्शन अभी मार्च में होना है, क्योंकि इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा मौसम सर्द होता है, तो गुज़श्ता बरस हमने अपनी जनरल बॉडी से ये डिसीजन करवाया था कि हमने इंतखाबात जो हैं, हमारे जो सीनियर्स हैं उनके एहतराम में हम अब ये मार्च दिसंबर के बजाय ये इलेक्शन जो हैं वो मार्च में करवाया करेंगे। अच्छा अच्छा जी जी। जब अब कभी अगर हम कराची आए तो वहाँ पे हम दिसंबर में ही करा लिया करेंगे। अच्छा जनाब सरबाजी साहब, मीडिया, बहुत सारे चैलेंजेस हैं मीडिया के लिए भी, मुल्क के लिए भी। मुल्की मामलात की बेहतरी में मीडिया कैसे चलेगा, और मुख्तलिफ सूबों में वफाक में मुख्तलिफ हुकूमतें हैं, उनसे हमें क्या उम्मीदें रखनी चाहिए मीडिया की बेहतरी के लिए, मीडिया वर्कर्स की बेहतरी के लिए? शुक्रिया जनाब। मीडिया देखिए एक अहम सुतून है इस मुल्क में, और जिस तरह जो दूसरे सुतूनों से मिलके मीडिया जो है एक बड़ा पॉजिटिव और एक ओपिनियन बिल्डिंग, जो आवाम को जो अवेयरनेस है या आवाम को जो है वो चीज़ें बताती है जिस पे जो है लोग मेरे ख्याल में एक ओपिनियन बिल्डअप करता है। और मीडिया को मैं समझता हूँ कि चाहे कोई भी हुकूमत हो, उसको एक आज़ाद और खुद मुख्तार मीडिया जो है बनाना चाहिए रियासत को, और रियासत को चाहिए कि वो मीडिया जिस तरह से पिछले जो हुकूमतें थी, खासकर मैं पिछली हुकूमतों पे बात करता हूँ जहाँ मीडिया जो है बहुत ज्यादा क्राइसिस में रहा, हजारों की तादाद में पिछली हुकूमत में हमारे लोग जो हैं वो निकाले गए, और मुल्क में जो है जो जिस तरह से मीडिया के साथ हुआ, मेरे ख्याल में वो ये आने वाली हुकूमत जो है मैं समझता हूँ जमहूरियत पे कायम है, पीटीएम की खासकर जो हुकूमत है जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग शामिल है, और मैं समझता है कि उनके जो लीडरान ने जिन्होंने कैद व बंद की सोबतें बर्दाश्त की, उन्होंने और मीडिया के साथ मिलके मैं समझता हूँ मीडिया ने हमेशा से जो है जमहूरी कुव्वतों का साथ दिया है इस मुल्क में, चाहे वो किसी तरह की भी आमराना हुकूमतें रही हैं उनके खिलाफ उन्होंने मीडिया ने भी जो है शाना बशाना जद्दोजहद की है। और एक आज़ाद और खुद मुख्तार मीडिया मैं समझता हूँ इस मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है, इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस मुल्क की मईशत के लिए। और हुक्मरान मतलब जो भी हुक्मरान है, जैसे आपने एक बात कही कि हम जो है अगर हुकूमत में होते हैं तो हम जो है अपने जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो रिफॉर्म्स हैं, वो खासकर मैं समझता हूँ कि मीडिया को जो है एक इंडस्ट्री है और उसमें जो है ना उनके जो फरोग के लिए मीडिया को जो है ना बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट की सूरत में हो, उस पर कोई खतगन नहीं लगने चाहिए उस पर जो है, क्योंकि आज़ादी है राय जो है वो बेहतरीन चीज़ होती है जिससे, और हकीकी अवाम को जो है हमारा काम यह है कि हम हकीकी जो है उनको जो है एक चीज़ बताएं। सही। असर भाई साहब ये भी ज़रा बताइएगा, कराची के अंदर बड़ी हॉट इश्यूज चल रहे हैं, बल्दियाती इंतखाबात, फिर MQM दोबारा से गवर्नर साहब जो कोशिशें कर रहे हैं, तीसरा सिंध के अंदर सैलाब की भी कैफियत है, क्या देख रहे हैं कराची, ख़ास तौर पे कराची शहर के हालात क्या देख रहे हैं? देखिए कराची शहर जो है एक मल्टी नेशनल शहर हो गया है, इसकी आबादी जिस तरह से बढ़ी है उस तरह से इसके मसाइल भी बढ़े, और ये अब शहर जो है यहाँ से आप लेके अब देखें सेवन शरीफ तक भी और हैदराबाद तक इसको वसी दिया गया, जो एक बहुत खतरनाक अमल है। जहाँ पर शहर में अगर पॉपुलेशन ग्रोथ होती है जाहिर है उसके मसाइल भी उसी तरह बढ़ते हैं। और कराची में मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो आपने निशानदेही की है कि
एमक्यूएम के पीटीआई, पिछले हुकूमतों में तो पीटीआई की हुकूमत थी, अब जो है एमक्यूएम के मुख्तलिफ फैक्शंस हैं, उनके दरमियान भी एक चीज जो इत्तेहाद की बात हो रही है, वो देखते हैं वो कब वो होती है, क्योंकि स्टेक होल्डर जाहिर है कि कराची की बहुत बड़ी आबादी उर्दू बोलने वालों की है, जिनकी नुमाइंदा तंजीम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट थी, उसके मुख्तलिफ आपने देखा होगा कि माजी में उसके मुख्तलिफ दड़े बने। अब एक कोशिश हो रही है कि उस तरह से उसको किस तरह से जो है, पिछली हुकूमत में तो पीटीआई की हुकूमत यहाँ पे आई थी, पीटीआई के लोगों बड़ी तादाद में एमएनए और एमपीए बने थे, और अब जो है ना ये बल्दियाती इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं ग्रास रूट लेवल पे। तो मैं समझता हूँ कि वो ही बहुत ही होने चाहिए ताकि जो लोग हैं उनके काम होने चाहिए। कराची के बेपनाह मसाइल हैं, जिसमें ट्रांसपोर्ट है या बेरोजगारी है या और दूसरे मसाइल हैं, जो लाहौर के बाद कराची को जो है आपने माहौलियात के हवाले से भी देखा होगा। तो मैं समझता हूँ कराची के जो हुकूमत है, हुकूमत सिंध हुआ या दूसरे जो इदारे हैं, उनके लिए एक चैलेंज है कि इसको कैसे जो है इन सारे मसाइल को वो टैकल करेंगे। सही, आप साथ ही रहिएगा सरबाजी साहब। अनवर रज़ा साहब, इश्यूज तो इंडिया के भी बहुत सारे हैं और उनको क्या क्या हम हुकूमत जहाँ जहाँ जिसकी हुकूमत है, लेकिन हमने देखा जैसे सरबाजी साहब फरमा रहे थे कि पिछले दिनों अभी भी बल्कि जिस तरह मीडिया के पर्सनस को, ख़वातीन को, या सलीम साफ़ी साहब का हमने उस दिन जिक्र किया और मोहसिन बेग साहब का किया, ये अभी भी रविश तो उनकी चेंज नहीं हो रही। देखिए, जब माजी की गवर्नमेंट थी उसमें 10,000 से ज़ायद जो हमारे जर्नलिस्ट हैं उनको बेरोज़गार किया गया, ले ऑफ किया गया, फिर जो सैलरीज थी उन सैलरीज में कट लगाया गया, और बहुत सारे इदारों में अभी भी तनख्वाहों की जो अदम अदायगी है एक बहुत बड़ा मसला है। हमने इन मसाइल को एड्रेस किया माजी की हुकूमतों में भी। ये मसाइल अब से नहीं, ये जब से ये पाकिस्तान बना है उस वक्त से चले आ रहे हैं। आप देखें कि अगर आमरीत के दौर की बात करें तो हमारे जो एल्डर्स थे उन्होंने कोड़े खाए आज़ादी इज़हार राय के लिए। फिर आप देखें कि जब जमहूरियत की बात आती है तो सबसे पहले जो सहाफ़ती कम्युनिटी है वही आवाज़ बुलंद करते हैं, उसके बाद या शायद उसके साथ सियासतदान अपनी आवाज़ मिलाते हैं तो मामला आगे बढ़ता है। अब अगर आप बात करें बदकलामी की, बद अखलाक़ी की, तो आप देखें अब भी वो रविश बाकी है, और ये मैं कहता हूँ एक माइंड सेट है। हमने इस माइंड सेट को ख़त्म करना है, किसके ज़रिए, अखलाक के ज़रिए और अपनी तालीम और तरबियत के ज़रिए। देखिए, उस दिन आपने देखा, आपको मैंने ट्वीट भी दिखाया कि सलीम साफ़ी के साथ जिस तरह बिहेव किया गया, वो तब किया जाता है कि जब आपके पास दलील ख़त्म हो जाती है, फिर आप गालम गलौज पे आते हैं। देखिए, आप गुफ्तगू कीजिए, मुझे आपकी किसी बात से इख्तलाफ ज़रूर हो सकता है, आपको भी मेरी बात से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि आप मुझे मारना शुरू कर दीजिए या फिर आप मुझे गालम गलौज कीजिए। इसीलिए हम थाने में जी बात करने के, देखिए ये तो कोई तरीका नहीं है, ये बिल्कुल कोई तरीका नहीं है। देखिए, अगर आप, मैं कहता हूँ चलिए, ये अगर आपकी कोई तल्ख कलामी होगी, हमारा एक स्पॉट पे मामला वहीं पे ख़त्म हो गया, रफा दफ़ा हो गया, लेकिन किसी को चेज़ करना ये क्राइम है। चेज़ करने का मतलब ये है कि आपको धमकाना कि अब आपने इस तरह किया तो आइंदा आपको इसके मज़ीद संगीन नताइज जो है वो भुगतना पड़ेंगे। तो ये जो तरीका है, ये जो रविश है, हमने इसको ख़त्म करना है। ये शिद्दत पसंदी है और ये सियासी जमातों में भी मौजूद है। अच्छा, हमारे यहाँ भी है। हम कहते हैं, और मैं आपको बताऊं, जहां हम हुकूमतों पर तनकीद करते हैं, वहां पर मैं जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के मालकान हैं उनकी भी बात ज़रूर करूंगा कि वो यहाँ से एक अच्छा खासे रकम जो पैसा है वो जनरेट करते हैं, वो अपने दूसरे जो उनके बिजनेस हैं वहाँ पर वो लगा देते हैं, और जो हमारे जर्नलिस्ट हैं वो कसम पुरसी की ज़िंदगी बसर करते हैं, वो तनख्वाहों के लिए दीगर चैनल से वो अपनी मेहनत का मुआवजा भी मांगते हैं, तो ये एक जुर्म ठहरता है। और आपने देखें शायद इसी वजह से कई इदारों में इसलिए नौकरियों से लोगों को निकाल दिया गया, जर्नलिस्टों को, कि आपने तनख्वाह की बात क्यों की थी। अब भी बड़े इदारे ऐसे हैं कि जहाँ पर तनख्वाहें नहीं मिलती हैं, पेंडिंग ड्यूज़ जो हैं उनकी अदायगी के लिए हम बात करते हैं। ये भी एक बड़ी नागवार गुजरती है मालकान को। इसलिए हम कहते हैं कि हुकूमतों को, कोई भी हुकूमत हो, उन्हें चाहिए कि जो जर्नलिस्ट के तनख्वाहें हैं उनको आप एडवर्टाइजमेंट से क्लब कर दीजिए। देखें, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर से अरबों रुपए के इश्तिहारात हैं सालाना जो ये मीडिया सेक्टर को मिलते हैं। तो फिर मुझे बताइए कि हमारे लिए पैसे नहीं हैं इन लोगों के लिए। देखें ना, ये जो कैमराज हैं ये इंश्योर्ड हैं, और फैजी साहब और मरजा साहब जो हैं ये बिल्कुल इंश्योर्ड नहीं है। हम खुदा ना खास्ता, मौत तो बरहक है, सबको आनी है, हमारा कोई एक्सीडेंट होता है, आप देखें कई दोस्त ऐसे हैं अभी भी जो माजूरी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और उनके इदारे उन्हें पूछते नहीं हैं।
हमें इस तरफ भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। जहाँ हम हुकूमतों पर तनकीद करते हैं, हम इदारों पर तनकीद करते हैं, वहाँ पर हमें फिर अपने घर के अंदर भी बेहतरी लाने की ज़रूरत है और हमें आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। तवज्जो दिलाओ नोटिस है ये मालकान के लिए। अदरवाइज़ फिर हम जो हुकूमतें हैं जिनका काम है कि कवानीन को इम्प्लीमेंट करें, फिर हमारा मुतालबा उनसे भी होता है कि आप जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उन पर अमल कीजिए। देखिए लेबर लॉज मौजूद हैं हमारे मुल्क में, कवानीन तो मौजूद हैं, लेकिन उन पर अमल दरामद ना होना एक बहुत बड़ा मसला है। कराची के बाद लाहौर भी चलते, कराची लाहौर भी चल जाए, आपके साथ भी कानून का एक बहुत बड़ा मसला है। जी आया तो कह देते हैं जी। सीनियर नायब सदर लाहौर प्रेस क्लब शादाब रियाज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शादाब साहब, नेशनल प्रेस क्लब के सदर जनाब अनवर रजा स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं। सदर कराची। वालेकुम सलाम, सदर- आपको बहुत मुबारक हो। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। सदर कराची प्रेस क्लब जनाब सईद सरबाजी साहब भी फोन लाइन पे हैं आपकी तरह ही। आपको भी भाईजान मुबारक हो, आपको भी खैर हुआ। शादाब रियाज साहब, बात ये हो रही है शादी के यार मसाइल, हम तो दुनिया के मसाइल, लोगों के मसाइल, इश्यूज उजागर करते हैं, लेकिन जो हमारे अपने मसाइल हैं मीडिया पर्सनस के, मीडियाकर्स के, उनको कौन एड्रेस करेगा? यकीनन हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी है जिस तरह अनवर रज़ा साहब कह रहे हैं, लेकिन मीडिया मालकान भी उस तरफ तवज्जो नहीं देते, तो क्या तरीका इख्तियार किया जाए? सबसे इम्पोर्टेंट चीज के अंदर जो आप बात कर रहे हैं टॉपिक है कि हम लोगों की आवाज बनते हैं। हम अगर किसी को तनख्वाह नहीं मिल रही तो सबसे पहले हम उसको मुजाहरा कर रहे हैं तो उसकी कवरेज करने भी जाते हैं। हमें तनख्वाह नहीं मिलती तो हमारी मुजाहरा ही नहीं होता, और मुजाहरा हो भी जाए तो कवरेज नहीं होती है, खबर ही नहीं होती। तो ये मसाइल है। लेकिन जो दूसरा पॉइंट हम बाकी जो हम दो चीज डिस्कस कर रहे हैं, इसके अंदर हुक्मरान हमारे कोई भी है, चाहे वो इमरान खान साहब है, मौजूदा है, उससे पहले के हैं, उससे पहले के, उससे पहले के, ये कोशिश करते हैं कि हम अपना ताल्लुक मालिकान के साथ डायरेक्ट बना के रखें, और उनको फेवर भी मिलती है। यकीनन जब आप किसी पार्टी के हेड हैं, सरबराह हैं, या आप हुकूमत में बैठे हैं और आपकी डायरेक्ट मालिक के साथ है, तो उसको कवरेज भी उस तरीके से मिलेगी जो मैं और आप शायद ना दे सके। तो कल की जो पॉलिसी बनती है, लेकिन हमारे पाकिस्तान के अंदर बेशुमार मौजूद है, अगर उसे सिर्फ अमल करवा दिया जाए तो हमारे जो मीडिया इंडस्ट्री के जो लोग हैं, वर्कर लोग हैं हमारे जैसे, इनके मसाइल हल हो सकते हैं। लेकिन उसको हल कराने में ना तो कभी कोई हुकूमत से जुड़ा हुई है, ना कभी कोई सियासी जमात जुड़ा हुई है, क्योंकि उनको ये पता है कि अगर वो ऐसा कदम उठाते हैं और ये चैनल्स में उनकी कवरेज बंद कर देते हैं, तो जाहिर है शादाब रियाज या फैजल या बाकी जो मीडिया में बैठे हैं वो ज्यादा से ज्यादा, अब तो ये है कि चले अपना एक यूट्यूब चैनल बना लिया, उसके सब्सक्राइबर्स बन गए और उसके जरिए थोड़ा सा कर लिया अपना एहतजाज या अपनी आवाज पहुंचा दी। जैसे हम प्रेस क्लब का भी एक यूट्यूब चैनल बनाने जा रहे हैं जिसमें हम इस तरह की तमाम चीजों को बाकायदा करने के लाहौर प्रेस क्लब में। तो ये चीजें जो है ना भाई बड़ा इम्पोर्टेंट चीजें इसमें यही है कि जितने भी लोग हैं ये मालकान पे फोकस करते हैं, कवानीन पे फोकस नहीं किया जाता। कवानीन या तो जो मौजूद है उसको कंप्लाइंस नहीं किया जाता और नए कवानीन बनाए नहीं जाते। बिल्कुल मैं नहीं करता हूँ बाकी दोस्तों के साथ भी कि हमारी तो जॉब की सिक्योरिटी भी कोई नहीं है। मालिक को आपकी कोई अदा पसंद नहीं आई और उसने आपको सुबह ये कह दिया कि शदाब साहब, फैजल साहब, ये कोई और साहब जो है आप ये कल से दफ्तर नहीं आना, तो भाई हमारे पास तो कोई ऐसी अदालत नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा कानून नहीं है जहाँ जाके हम नहीं। कवानीन तो है शादाब, कवानीन तो है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन का है। ज़रा आप साथ ही जी कराची चलते हैं दोबारा। सरबाजी साहब, ये जो हमारे अंदर के अपने इश्यूज़ हैं, हम देखते हैं हमारी इन कामों की, प्रेस क्लब का ये काम नहीं होता था कि ऐसी चीज़ों पे, इस पे तो यूनियन जो है उनका काम था, लेकिन प्रेस क्लब पे सारी जिम्मेदारियाँ क्यों आ गई और यूनियंस जो हैं वो क्यों मुतहद नज़र नहीं आ रही? जी बिल्कुल, आपने बहुत ही वैलिड बात की है। अब कराची या हो या इस्लामाबाद हो या कोयटा हो या कहीं भी हो, हमारे मुख्तलिफ जो है तंजीमें, फैक्शंस बन गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये जो आपने बात की ना बेड़ा कराची पे प्रेस क्लबों ने उठाया हुआ है। इसी तरह कराची के अंदर भी हमने एक बहुत ज़बरदस्त काम ये किया कि अब जब भी यहाँ कोई ऐसी बात होती है तो हम ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाते हैं जिसमें सारे ग्रुप्स को हम एक अम्ब्रेला के तहत लेके आते हैं। और अभी भी
कराची प्रेस क्लब की एक इमारत है, बैक साइड पे हम बना रहे हैं, उसमें तमाम यूजेस को हमने दफ्तर प्रोवाइड किए हैं हम। और क्योंकि हम हमारे सारे जो फैक्शंस के लोग हैं वो नहीं, लेकिन वैसे सरबाजी साहब दफ्तर के चक्करों में यूनियंस की मजीद पॉकेट ना बन जाए कि दफ्तर तो नहीं अपना नहीं, होगा। वही जो मैं हम कह रहा हूँ कि हम उनको बिठाकर उनको एक अम्ब्रेला जो है वो बनाते। अब अम्ब्रेला की सूरत हमने बना दी है ना उनको छतरी तले, लेकिन उनके इख्तलाफात तो हम कोशिश करके, लेकिन अब उनके इख्तलाफात ही खत्म नहीं होते, जिससे हमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। आपकी बात बिल्कुल वजह है कि यूनिटी के बगैर, देखिए ये पहले भी जब इवन मुझे याद है MRD की तहरीक हो या बड़े बड़ी तहरीकें चली है जावलक के खिलाफ, तो मोहतरमा नुसरत भुट्टो ने सबसे पहले कहा था कि भाई सहाफी तंजीमों से भी राब्ता करें, क्योंकि एक इस दौर में मार्शल्लाह और आमरीत का दौर है, तो वो अव्वल दस्ते थे। लेकिन अब हमें वो ऐसी चीजें बकौल आपके के जिस तरह के फैक्शंस बने, इनको चाहिए कि वो असल में मंजिल सबकी एक है, लेकिन सबने, आपने सही कहा कि अपनी दुकानें बनाई हुई हैं, तो उनको खत्म करके आप एक यूनिटी बनाएं और एक तंजीम एक साथ मिलकर बनाएं। क्योंकि आपने देखा इस वक्त जो सूरत हाल है माजी से खतरनाक हद तक ज्यादा है। जिस तरह बड़े बड़े इदारे हैं वहां पर भी, और ऐसे ऐसे इदारे हैं कि 8-8, 6-6 महीने की तनख्वाहें लोगों को नहीं मिल रही, और लॉ है लेकिन उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। उसकी बुनियादी वजह यह कि हम हमारे जो यूनियंस हैं उनमें इत्तेहाद नहीं रहा, कि वो जो है मुख्तलिफ चीजों में बट गए। और दूसरी बात है कि ये जो मालिकान के जो दूसरे बिजनेस हैं, जिसपे अनवर रजा साहब ने जो बात की और शादाब साहब ने बात की, इसमें ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि जब आप जब कोई और बिजनेस करते हैं तो आप सारी चीजों पे आपका कंप्रोमाइज हो जाता है। लेकिन यही रहा है कि हमने अभी भी देखा है कि कितने जो यूनियंस हैं अपनी अपने छोटी छोटी दुकानें बना के बैठे हुए हैं। हालांकि सबका टारगेट यही है, पहले तो चले वेज अवार्ड की जद्दोजहद होती थी, उस पर बात करते थे, अब सिर्फ हम इस पे आ गए हैं कि अगर फर्ज करें किसी बंदे के खिलाफ कोई किसी चैनल के किसी वर्कर के साथ कोई ज्यादती होती है तो हम आते हैं, इत्तेहाद करते हैं। बाकी जो लोगों के जो मसाइल है या लोगों के जो तनख्वाहें हैं, दूसरे जो मराहत हैं, वो सब खत्म कर दी गए। छुट्टियों के पैसे नहीं मिलते हैं, बोनसेस खत्म कर दी गए बड़े बड़े इदारों में, और कट लगा दिया है। इस पे जो है कोई बात करने को तैयार नहीं है। और हम फख्र करते हैं, जिस तरह अनवर रजा साहब ने बात की है, सारी जिम्मेदारियां प्रेस क्लबों की तरफ आ गई है। प्रेस क्लब जो है अपने जो किरदार, अपने जो सरभाई साहब मैं जरा एक और शख्सियत को भी वेलकम कर लूँ अनवर साहब, आपकी इजाज़त से। जनाब अरशद अजीज़ मलिक, नौ मुंतखब सदर पेशावर प्रेस क्लब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मलिक साहब बहुत बहुत मुबारक हो। अनवर रजा साहब भी स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं, और जनाब सईद सरबाजी साहब नौ मुंतखब सदर कराची प्रेस क्लब, वो भी फ़ोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद है, और आपको हम इज्तिमाई तौर पे मुबारकबाद पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया जी, सबको सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, क्या चैलेंजेस क्या है मीडिया पर्सनस को? आप जिस सूबे में हैं वहाँ वो हुकूमत है जो किसी दी सुनती कोई नहीं, और सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ भी मुहिम चलाने से उन्हें कोई गुरेज नहीं करते वो, लेकिन आपके लिए क्या क्या चैलेंजेस है, कैसे लेके चलेंगे? देखिए, मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजेस इस वक्त दरपेश हैं। एक तो मीडिया इंडस्ट्री में आपके सामने है कि यहाँ पे अगर हमारे कोई 600 मेंबरान हैं तो उसमें से आधे बेरोजगार हैं, नौकरियाँ नहीं है। ऑलरेडी आपको पता ही है, जब PTI की हुकूमत थी उस दौरान डाउनसाइजिंग काफ़ी ज़्यादा हुई, सब इदारों से लोगों को निकाला गया, तो आज भी वो बेरोजगार हैं। तो वो एक अलग एक इशू चल रहा है। फिर उसके अलावा यहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसमें भी हमारे जर्नलिस्ट कितने शहीद हो चुके हैं, आपको पता ही है। 100 इससे ऊपर ही जो है हमें जो मर्ज एरिया है या KP के लोग सहाफ़ी थे वो शहीद हुए, तो उनकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, उस हवाले से भी इशूज़ हैं। फिर अब एक और इशू जो आ गया हुआ है, तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, 2-2, 3-3 महीने, 4-4 महीने से लोगों को तनख्वाहें नहीं मिल रही। तो एक तरफ बेरोजगार हैं, और जो लोग रोजगार जिनके पास है भी उनको तनख्वाहें नहीं मिलती हैं। फिर जब हमने एक आज सर्वे यहाँ पे किया तो आपको यकीन नहीं आएगा कि यहाँ लोगों की तनख्वाहें 15,000, 20,000 के दरमियान है। तो ऐसे हालात में किस तरह वो अपना घर चलाएंगे और किस तरह चलेगा सिलसिला? तो बहुत ही मुश्किल हालात। मलिक साहब, करोड़ नौकरियों में से कुछ नहीं मिला सहाफ़ियों को पेशावर के अंदर खास तौर पर। वो जो भर्ती थे वो भी निकाल दिए, जब से वो आए वो भी निकल के सारे फारिग हो गए। अच्छा मलिक साहब, साहब देखिए ना कि मैंने एक खबर चलाई थी कि यहाँ पे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट इन्होंने भर्ती किए, उनके लिए तनख्वाहें हैं, उनके लिए पैसे हैं,
तो जब आप यूट्यूबर्स को पैसे देंगे तो फिर सहाफ़ी क्या करेंगे? मतलब आपने लड़के रख लिए हैं जो कि आपकी कैंपेनें चलाएंगे, तो फिर ज़ाहिर अखबारात का जो आपके इश्तिहारात है वो काट के आप उनको दे देंगे। नहीं, उस खबर पे, वैसे आपकी खबर पे आप पे नज़ला भी बहुत गिरा था। मेरा तो शुरू से आपको देखे ना, मेरी वो बिलियन ट्री सुनामी अभी तक उसका कोई हाल नहीं निकला। मतलब जबा में जो है लोगों को छोड़ दिया, मतलब जितने स्कैंडल मैंने निकाले किसी पर कुछ नहीं हुआ, तो अभी तक उसी तरह चल रहे हैं मलिक मामला। साहब, आज पेशावर में जमीयत उलमा इस्लाम की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस थी और उसमें KPK के मामलात जो इंतज़ामी हों, सियासी हों, ये दहशत गर्दी की जो नई लहर है, अल्लाह हमें महफूज रखे और हमें मुत्तहिद रखे इसके ख़िलाफ़, ये क्या ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन है आपके पास? यहाँ पे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस चूंकि JUI ने मुनक़िद की थी और मौलाना फजल रहमान साहब भी इसमें शरीक थे। असल में सूरत हाल ऐसी है कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। उसकी बड़ी वजह यह है कि जो अफगानिस्तान में नेटो के जाने के बाद और तालिबान के आने के बाद तहरीक तालिबान जो है वहाँ से बड़े खुलेआम वहाँ से काम कर रही है। पाकिस्तान में जितने भी हमले हो रहे हैं उसके पीछे उसके ताने बाने जो हैं वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मिल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे पहले नेटो थी या उनके पास ड्रोन थे, उनके पास उनका एक कंट्रोल था। जब से तालिबान की हुकूमत अफगानिस्तान में आई है उनका कंट्रोल नहीं है अपने मुल्क के अंदर। लेकिन मलिक साहब, आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ये बयान था कि ये जो दोबारा से हुई है ये इमरान खान साहब की वजह से जिम्मेदार वो हैं जिन्होंने अब सीने से लगाने की कोशिश की थी इनको। देखिए, एक कंफ्यूजन थी, आपने देखा PTI की हुकूमत में कि पहले यहाँ पे आप पाकिस्तान में ऑपरेशन हुआ, TTP को यहाँ से चले गए, भाग गए, वो कुछ मारे गए। उसके बाद ये फैसला हुआ कि इनसे मुज़ाकरात करने हैं। मुज़ाकरात करने के हवाले से कौम को एतमाद में नहीं लिया गया, इन लोगों को वापस लाया गया पाकिस्तान के अंदर। स्वात में ये लोग घूमते रहे, सवाबी में, मर्दान में ये लोग घूमते रहे, असले समेत घूमते रहे। तो ऐसी अगर पॉलिसी आप अपनाएंगे कि आप बगैर सोचे समझे, अच्छा फिर लाने के बाद सोच रहे हैं कि अब इनका करना क्या है। यानी एक आदमी जो 20-25 साल से वहां जंग कर रहा है उसको ला के आप पाकिस्तान में क्या करेंगे, जिसने यहाँ पाकिस्तानियों को शहीद किया हो, तो लोग किस तरह उनको एक्सेप्ट करेंगे? सही सही मलिक साहब, साथ ही देखिए अनवर रजा साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का भी ये बयान और कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास था उसमें वज़ीर आज़म और दीगर जो हमारे काबरीन हैं मुल्क की सियासत और रियासत के, हुकूमत के, उनका भी कहना था। लेकिन जिस तरह मलिक साहब ये फरमा रहे हैं, ये इतनी ज़्यादा जानें हमने कुर्बान की, शहादतें दी, नुकसान उठाया, लेकिन ये इस पर कोई पूछने वाला नहीं। देखिए फैज़ साहब, दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में 70,000 से ज़ायद शहदा ने कुर्बानियाँ दी हैं। बेशक। दूसरी बात यह है कि आप देखें जब ज़रबे आज़म और दूसरे ऑपरेशंस किए गए उसके बाद हमारी जो भी हुकूमतें थीं उनकी कमज़ोरी ये थी कि जो सिविलियन इदारे थे उनको इक्विप नहीं किया गया। फ़ौज ऑपरेशन करने के बाद सिविलियन इदारों को, पुलिस हो गया, लॉ इन्फोर्समेंट के जो इदारे हैं उनको वो इलाका उनके हैंड ओवर करता है ताकि इंतज़ामी तौर पर वो उन्हें देखें। हम इंतज़ामी तौर पर इदारे हमारे इतने कमज़ोर हैं कि दहशत गर्दी ने फिर सर उठाना शुरू कर दिया। अब जो आप कौमी सलामती कमेटी की बात कर रहे हैं वो इजलास ख़त्म नहीं हुआ, कल फिर शुरू होगा और हमारी जो अस्करी और सियासी क़यादत है वो इस पर बड़े उनके कंसर्न्स हैं, होने भी चाहिए, क्योंकि माशी बदहाली के साथ साथ दहशत गर्दी जब सर उठाने लगेगी तो खुदा न खास्ता मुल्क को बहुत नुकसान पहुँच रहा है। उस नुकसान को रोकने के लिए हमारी जो सियासी और अस्करी क़यादत है, कल फिर कौमी सलामती कमेटी का इजलास होगा जिसमें बड़े इंपॉर्टेंट फैसले होंगे और उस फैसलों पर फिर इम्प्लीमेंट होगा तो दहशत गर्दी को ख़त्म करने की तरफ हम बढ़ सकेंगे। हाँ, मैं समझता हूँ कि इसमें जो आपकी सूबाई हुकूमतें हैं, जैसे याद होगा आपको नेशनल एक्शन प्लान के तहत एपेक्स कमेटी के इजलास हुआ करते थे, उसमें वज़राए आला आया करते थे, बुलाए वज़ीर आला उसको KPK को बुला के उनसे डिस्कस कीजिए तालिबान के साथ जो मुज़ाकरात किए थे वो किस नहज पर थे, वो क्यों टूटे, उसके जो एलिमेंट्स हैं वो अब सवात में जिस तरह। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है फैज़ साहब कि ये बातों के साथ साथ कि मुझे ये बड़ी अच्छी बात लगी और अगर KPK के जहाँ जहाँ भी ये दहशत गर्दी हो रही है वहाँ पर लोग खुद से उठाएं जिस तरह स्वात में उठे थे, तो मैं समझता हूँ कि तालिबानाइजेशन जो है वो कम हो जाएगी, कम नहीं होगी बल्कि ख़त्म भी होगी। फ़ौज के साथ हमें खड़ा होना है, हमें लॉ इन्फोर्समेंट पुलिस इदारों के साथ खड़ा होना है, लेकिन इसके साथ साथ आपको विल चाहिए। जिस तरह अर्शद मलिक ने कहा कि देखिए कि तालिबान जब वापस पाकिस्तान में आए तो वो 25 साल जिस शख्स ने दहशत गर्दी की हो, लोगों को मारा हो, वो क्या काम करेगा, पहले तो ये देखिए उसके पास क्या अपॉर्चुनिटी होगी स्वाय इसके कि उसने फिर दहशत गर्दी करनी है, मारना है। चलिए वो साल के लिए ये काम नहीं करेगा, फिर से करेगा। यही वजह है कि आप देखें कि KPK में जो हम वज़ीर आला हैं और जो वज़रा हैं
उनको दहशतगर्द भत्ते की पर्चियां दी जा रही हैं और वो अदा भी कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि उनको ये ख़तरा है कि हमने जब आइंदा आम इंतखाबात में जाना है तो हम कैंपेन कैसे करेंगे। उनको इंतखाबात की तो फिक्र है, लेकिन सूबे के लोगों की फिक्र नहीं कि जो इस दहशतगर्दी का निशाना बने हैं। मैं आपको बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूँ कि नेशनल एक्शन प्लान के जो नुकात हैं, अगर मनोन उन पर अमल दरामद हो गया तो फैज़ल साहब दहशतगर्दी का सर जो है वो कुचला जाएगा। सरबाजी साहब, ये अभी बात हुई भत्ते की, पर्चियों की, कराची में भी ये खबरें आया करती थी, अब वहाँ की क्या सूरत हाल है? देखिए, कराची अल्हम्दुलिल्लाह जो है इस सारे जो है वबा से पाक हो गया है। अब वो एक जमाना नहीं था कि बल्कि अब ये कराची जो है अमन होगी, लेकिन इसमें एक मसला जो है वो स्ट्रीट क्राइम का है। स्ट्रीट क्राइम में बेपनाह इजाफा हुआ है। वो जाहिर है कि मैं आपको बताऊं ना कि जो मुल्क में जो मौजूदा सूरत हाल है, देखिए अगर स्टेबल गवर्नमेंट होगी, स्टेबल सारी चीजें होंगी तो ये उसका लामौला जो है असर लोगों पे, और मीडिया भी उसी का हिस्सा है। अगर इस मुल्क के अंदर इकोनॉमिक प्रोग्रेस होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, डेवलपमेंट होगी, तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। और जिस तरह माजी में आपने कहा कि क्राइम जो कराची के अंदर टारगेट किलिंग बहुत ज्यादा होती थी, भत्ते की पर्चियां होती थी, ताजिर परेशान होते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब वो ऐसी चीजें नहीं है। लेकिन अब एक इशू है जो लोकलाइज्ड है, वो है ये जो क्राइम रेट है, ये स्नैचिंग है, मोबाइल स्नैचिंग में इसमें बेपनाह इजाफा हुआ है। पहले भी मैंने आपसे जिक्र किया था, कराची की आबादी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिसमें बहुत बड़ी तादाद लोगों की बाहर से आती है, क्योंकि यहाँ पर जाहिर है फाइनेंशियल हब है और यहाँ पे लोगों के पास जो है ऑप्शंस हैं काम करने के और या जराया है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा आया जिनका जो है रिकॉर्ड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के पास नहीं है। कच्ची आबादियां बहुत बड़ी तादाद में हैं, और जिस तरह रज़ा साहब ने कहा कि पुलिस उस तरह से इक्विप नहीं है, और जिस तरह पुलिस को होना चाहिए आबादी के हिसाब से उस तरह की पुलिस यहाँ नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि अब इस पे काम हो रहा है, हुकूमतों ने ये सारी चीजों पे वो हो रही है, इजलास भी हुए उनके, और हम तवक्को करते हैं कि ये सारी चीजें जो है ओवरकम हो जाएंगी। बेहतरी तो यकीनन होनी चाहिए या कम होनी चाहिए। अरशद अजीज मलिक साहब, पेशावर की मैं पिछले दिनों खबरें देख रहा था कि वहाँ पे भी जो जराइम की शरह है उसमें कितना इजाफा हुआ, बल्कि एक बड़ी दिलखराज खबर भी थी कि नमूनिया के जो शिकार थे बच्चे, वो भी चंद दिनों में जितने वो अल्लाह को प्यारे हुए हैं। तो क्या कर रही है वहाँ की पीटीआई की हुकूमत सूबाई इस हवाले से? जैसे आप अभी अमन अमान की बात कर रहे थे, तो मैं भी चाहूँगा थोड़े से जरूर समझते थे कि जी बताखोरी वगैरह कराची में है, तो यहाँ पे आप देखें 2020 में हमारे 26 जवान शहीद हुए थे जी। 2021 में ये 54 हो गए। और आपको पता है ये जो पिछला साल कल खत्म हुआ है, इसके अंदर 125 जो पुलिस के जवान है वो शहीद हुए हैं। तो आप देखें टारगेट किलिंग कितनी ज्यादा हो गई है, क्राइम कितना बढ़ गया है। तो जब एक सूबे के अंदर क्राइम की ये हालत होगी तो फिर जाहिर अस्पतालों में भी यहाँ पे इन्होंने तजुर्बात किए कि यहाँ जी मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूट बनाएंगे वहाँ पे, तो मतलब ये जो तजुर्बात आप करते रहेंगे तो आप इसी किस्म की आपको रिजल्ट मिलेंगे। अब मतलब तो वहाँ कोई मलिक साहब, वहाँ कोई पूछने वाला नहीं है कि आप तो रियासत मदीना बनाने चले थे, क्या कर रहे हैं इस सूबे के साथ, इस शहर के साथ? देखिए ना, इन्होंने क्या किया, यहाँ पे आके इन्होंने कहा कि हम अस्पतालों को खुद मुख्तारी दे देंगे। अस्पतालों को अपने अंडर से निकाल के कहा कि जी आप खुद मुख्तार हो गए हैं, आपका एक बोर्ड होगा, आप जाने और अपना काम जाने। अब आप देखेंगे उनको फंड सूबाई हुकूमत दे रही है। अब सेहत कार्ड शुरू किया, सेहत कार्ड के जितने लोग वहाँ पे सरकारी इलाज कराते हैं उनको सेहत कार्ड के पैसे भी मिलते हैं अस्पतालों को। तो क्या हुआ कि डबल फंड जा रहा है उनके पास, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है कि भाई ये लोग क्यों बच्चे यहाँ पे मर रहे हैं, नमूनिया से लोग आ रहे हैं बच्चे, इनकी दवाई नहीं है। यहाँ पे पिछले दिनों एनेस्थीसिया की दवाई नहीं थी LRH में, जो बहुत बड़ा अस्पताल है। तो जब आप ऑपरेशन आपने करने, आपके पास एनेस्थीसिया की मेडिसिन नहीं है, तो आप कैसे इलाज करेंगे लोगों का, क्या ऑपरेशन करेंगे? तो मतलब है कि वो आवे का वही बिगड़ा हुआ है जी। नहीं तो हल क्या फिर करना क्या चाहिए? हाल तो आपको ये है ना कि अब इसमें तो आवाम को फैसला करना पड़ेगा ना जी। इलेक्शन में जाहिर है जब ये लोग जाएंगे तो वहीं पे आवाम फैसला करेंगे कि उन्होंने अब इनको मजीद वोट देने हैं या नहीं देने। सही। अनवर रज़ा साहब, पहले भी हमने बात की जिस तरह शिद्दत पसंदियाँ हैं और इतना कुछ आने के बावजूद, अगरचे हम उसके कायल नहीं हैं जो आ रहा है मार्केट में और जैसे जैसे आ रहा है, लेकिन शायद यही वजह थी कि कल न्यू ईयर नाइट पे आपको पता है इस्लामाबाद के E11 सेक्टर में जो बरलबे सड़क जो सबसे बड़ा इज्तिमा हुआ है ना, वो महक मलक का हुआ है, उसने रक्स करके दिखाया गानों पे।
और हम मतलब इन चीज़ों की तरफ ही भागते चले जाएंगे। हालांकि इस्लामाबाद में 144 लगी है, आप देखिए, इसके बावजूद वहाँ पर इज्तिमा है। अगर हैरत है कि आपने बल्दियाती इंतखाबात में या वैसे आप 4 लोग जमा नहीं हो सकते और 144 लगी हुई है और वहाँ पर एक सड़क के किनारे एक हजूम है। और मुझे बताएं ना, यही बात है ना जिसको इंडिकेट किया गया है कि फिर हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहाँ पे थी। देखिए, ये सवाल तो उठता है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब अवाम जो हैं वो अपने 5 साल के लिए जिस नुमाइंदे को मुंतखब करते हैं, उस वक्त अवाम ने एक दिन फैसला करना होता है और वही उसी के फैसले की बुनियाद जो होती है वो 5 साल हमें भुगतना पड़ती है। अगर तो वो दुरुस्त फैसला करेंगे तो मैं समझता हूँ कि इदारों में भी बेहतरी आएगी और उनकी ज़िंदगी में भी बेहतरी आएगी। और अगर उन्होंने वोट डालते हुए फैसला गलत किया तो फिर उन्हीं को सबसे पहले भुगतना पड़ता है। मैं समझता हूँ कि 75 ईयर में इस मुल्क में शायद अवाम के गलत फैसले की वजह से ही हम पर ऐसे हुक्मरान, ऐसे रहनुमा मुसल्लत होते हैं कि जो एक अहम ओहदे पर बैठने के बावजूद उनकी जो अंदाज़े गुफ्तगू है वो शायद इस तरह होती है कि जैसे कोई अनपढ़ हो। क्योंकि जब दलील ख़त्म होती है, मैंने पहले भी कहा था, तो गालम गलोच होती है। आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। कासिम सूरी साहब डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं और वसीम साफ़ी एक जर्नलिस्ट हैं। कतई नज़र के वो उनका नज़रियात किसी के साथ हैं या नहीं हैं, हम इस बहस में नहीं जाते, लेकिन आपको गुफ्तगू में एहतियात बरतनी चाहिए। इसी तरह अवाम को भी, लोगों को भी वोट डालते हुए इंतहाई एहतियात से काम लेना चाहिए, क्योंकि उनकी ये एक दिन की गलती जो है ना, उन्हें 5 साल भुगतनी पड़ती है। और नहीं फैज साहब, उन्हें तो भुगतनी पड़ती है ना, उनकी गलती उन्हें भुगतने के साथ साथ मुल्क जो है वो कई बरस पीछे चला जाता है। और आप देखिए माजी की हुकूमत में जिस तरह अरशद मलिक साहब ने बताया कि एक्सपेरिमेंट्स किए गए, यहाँ भी किए गए, उन तजर्बात की रोशनी में शायद उन्हें तो कोई फ़ायदा हुआ होगा, लेकिन मुल्क को नुकसान हुआ है, अवाम को उसका हर्जाना भरना पड़ा है। सरबाजी साहब, वो कराची में वो अरबों डॉलर अरब रुपए आ गए, अरबों रुपए जो खान साहब ने ऐलान किया था 11 अरब। नहीं जी, कराची में तो उन्होंने जितना मतलब उन्होंने जो $1 बिलियन की बात की थी, यहाँ पर हमें तो कोई कुछ ऐसी चीजें नजर ही नहीं आई। और यहाँ पर जो है उसी तरह का सिस्टम है कि बिल्कुल जो उल्टा जो है सिंध गवर्नमेंट के पैसे उन्होंने रोके और सिंध गवर्नमेंट को भी काम करने नहीं दिया। और NFC अवार्ड से जो सूबों को पैसे मिलते थे वो भी बल्कि उन्होंने काट दिए। और ये हालत थी, अब वो उन्होंने जो है वो मदीना की रियासत बनाने के चक्कर में जो है पता नहीं कहाँ पैसे ये खर्च किए। कराची में तो 1 टका भी इनका नहीं आया। और कराची के उल्टा जो है सिंध गवर्नमेंट को जो माली मुश्किलात हुई, तो खासकर आप कराची प्रेस क्लब के मैं बताऊं ना, जो सिंध गवर्नमेंट हमें ग्रांट देते थे उसमें भी जो है ना मुश्किलात हुई और बहुत से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो थे उन्होंने खत्म कर दिए। वफाक की जो है ना सपोर्ट नहीं थी उनको। इस हवाले से तो मैं नहीं समझता हूँ कि उन्होंने जो है कुछ पैसे दिए। लेकिन सरबाई साहब, आइंदा इंतखाबात में जिस तरह MQM के नाराज लोग भी मिल रहे हैं और PTI की काफ़ी नशिस्तें सी, वहाँ से क्या देख रहे हैं, नक्शा क्या हो सकता है, अहवाल क्या हो सकता है? मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी खुशाइन बात है कि MQM और पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है वो एक पेज पे आ गई है तकरीबन। और दोनों अभी कराची के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एडमिनिस्ट्रेटर होता था, लेकिन अब उन्होंने MQM पाकिस्तान को गवर्नर भी उनका बंदा नॉमिनेट कर लिया है। तो मैं समझता हूँ कि अर्बन और रूरल जो एक कॉन्फ्लिक्ट था वो खत्म हो जाएगा और सिंध की जो मजमूई सूरत हाल होगी वो बड़ी खुशाइन लग रही है मुझे। सही। मलिक साहब, वो हेलीकॉप्टर जितना मर्जी इस्तेमाल कर लें कोई मसला ही नहीं है, ये क्या कहानी है? वो तो मैंने स्टोरी की थी कि भाई यहाँ पे इमरान खान साहब ने हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया इलीगल। आपको पता है उन्होंने आपस में मिलजुल के वो केस ही खत्म कर दिया। तो हम तो खबरें निकाल के थक गए, लेकिन वहाँ नया भी मिल गया तो हम क्या करते। बहरहाल वो फिर कायमा कमेटी ने कहा कि जी पूरी डिटेल निकालें, तो पता लगा 8000 लोगों ने जो है इसमें सफर किया है। अब वो कहते हैं कि जिसकी रिकवरी करें पैसों की, तो जब रिकवरी की बात है, जब आप किसी रिकवरी करते हैं इसका मतलब ये होता है कि जुर्म साबित हुआ, तो जो जुर्म साबित होगा तो आप नाअहल होंगे। तो उन्होंने कहा कि इसको बजाय इसको करने के क्यों ना कानूनसाजी कर लें। तो कानूनसाजी के लिए उन्होंने कहा कि जी इसको 2008 से जितना भी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल हुआ है इसको हम लीगलाइज कर देते हैं, चाहे किसी ने अफसर ने इस्तेमाल किया है कि या किसी सियासतदान ने इस्तेमाल किया है। आपको पता है पिछले 9 साल से तो इनकी हुकूमत है, 9 साल के अंदर तो ये उसको रक्षा की तरह इस्तेमाल होता रहा हेलीकॉप्टर, जिसका दिल चाहता है। अब आप देखें इसमें ये पेशावर से हेलीकॉप्टर उड़ता है,
और जाता है बनीगाला, वहां से इमरान खान साहब को लेते हैं, वापस आते हैं, जलसा होता है, फिर उसको वापस उनको घर पहुंचाना, फिर वापस हेलीकॉप्टर ने पेशावर आना। ये इस किस्म के काम होंगे तो फिर उसके लिए तो अपने आप को बचाने के लिए इस तरह तो आजकल माँ बच्चे नहीं संभाल रही जिस तरह हेलीकॉप्टर इनको संभाल रहा है। वो उन्होंने उसको हेलीकॉप्टर को इस तरह इस्तेमाल किया है जी। हालांकि वो कानून ये कहता है कि सिर्फ आपने जरूरत के लिए इस्तेमाल करना है और वजीर आला और गवर्नर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको पता है गवर्नर साहब ने जाना था डेरा इस्माइल खान और प्राइम मिनिस्टर आ रहे थे, सूबाई हुकूमत ने उनको हेलीकॉप्टर नहीं दिया। उन्होंने कहा हम आपको नहीं देंगे हेलीकॉप्टर, ये जब अपने लिए इस्तेमाल करेंगे आप और गवर्नर साहब को नहीं। हालांकि दोनों गवर्नर और वजीर आला को अलावा है। अरशद मलिक साहब कह रहे थे कि ज़रूरत के तहत इस्तेमाल करना है हेलीकॉप्टर को। मैं समझता हूँ कि सियासतदान कानून को भी ज़रूरत के तहत ही इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हें ज़रूरत थी तो उन्होंने कानून को बदल दिया है। हाँ जी, कानून चेंज कर दिया उन्होंने। वैसे इससे मजमूई तासुर क्या जा रहा है? देखिए, ये हमारे अलमिया है और शायद इसी वजह से हम इस कसम पुरसी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और बहैसियत कौम हम बहुत पीछे जा चुके हैं। यकीन कीजिए, अखलाकी तौर पर आप देखिए हम ज़बूं हाली का शिकार है, माशी अबतरी आपके सामने है। हम जो अदम बर्दाश्त का कल्चर कितना बढ़ता चला जा रहा है, शिद्दत पसंदी कितनी है, दहशतगर्दी सर उठा रही है। मुझे बताइए कि पाकिस्तान में कौन सा ऐसा मसला है जो रह गया है, मुझे वो ज़रा आइडेंटिफाई कर दीजिए कि ये मसला पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान तो मसाइल की माजगा बना हुआ है। अब इसको निकालना किसने है? हम सब ने मिल के। देखिए, मैं आप पे आप मुझ पर इल्ज़ाम लगाएंगे तो इससे मामला हल नहीं होगा। हमें बहैसियत कौम 2023 में आगे बढ़ना है, सबको मिलकर। मैं कहता हूँ इस साल आप इल्ज़ामात की सियासत को ख़त्म कीजिए, एक दूसरे का बाजू बनिए। पाकिस्तान को माशी बदहाली से निकालने के लिए, दहशतगर्दी से निजात दिलाने के लिए कम से कम इन नुकात पर जो कौमी इशूज़ हैं आप तो एक पेज पर आ सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता आप नहीं आएंगे तो बलूचिस्तान में जिस तरह फ़ॉरेन फंडिंग से दहशतगर्दी को बढ़ावा दी जा रही है और जो KPK में तालिबानाइजेशन हो रही है, ये आग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता देखिए इस्लामाबाद तक तो पहुंच गई है। यहाँ पर भी दहशतगर्दी का एक वाक़या हुआ, खुद का हमला हुआ, वो तो पुलिस हमारी किस्मत अच्छी थी, फिर शहादत दी हमारे जी जी पुलिस के नौजवानों डेफिनेटली। देखिए, फिर आपने इन चीज़ों को ओवरकम करना है और उसके लिए ज़रूरी है कि आपको संजीदा सोच के साथ आगे बढ़ना है। ये सब ने, किसी एक सियासी जमात की नहीं बात कर रहा, तमाम सियासी जमातों को। देखिए, आप इंतखाब करवाइए, आज हो या कल हो, नफ़ी करना होगी। देखिए फैज़ साहब, इंतखाब आज हो या कल हो, ये डिबेटेबल बात ही नहीं है। जब भी इंतखाब हो, साफ शफाफ इंतखाबात हों, उसके नतीजे में जो भी गवर्नमेंट आए, अपोजिशन जो भी हो, एक पेज पर बैठे पहले दिन से और इस मुल्क की बेहतरी के लिए 5 साल का तसलसल रहे। बहुत शुक्रिया अनवर रज़ा साहब आपका, बहुत शुक्रिया आपका सरबाजी साहब, और बहुत शुक्रिया अरशद मलिक साहब। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आपको खुश रखे और कामयाब रखे ना। ये बात जो अनवर रज़ा साहब ने भी की और मेरे दीगर दोस्तों ने भी की ना, मैं या वो या उसकी या मेरी बात नहीं चलेगी। मुल्क के जो हालात हैं, जिस नहज पे पहुंचाया गया है, जब से पाकिस्तान बना है बस यही सुनते आ रहे हैं, आनी हाथों से निमटा जाएगा। लिख लिख के हमारे हाथ जो हैं, ये चीज़ें आनी हाथों वाली, हमारे हाथ घिस गए हैं। हम भी इतने साल से ये लिख रहे हैं। अल्लाह करे कि ये जो हमने छोटी छोटी अपनी पॉकेट्स बना रखी हैं, अपनी ज़ात उसको मुकद्दम रखा है और किसी की मान ही नहीं रहे। मैं हमेशा ये हदीस सुनाता भी हूँ और कहता भी हूँ, मुझे कहा भी जाता है कि बार बार आप दोहराते हैं, मुझे इतनी अच्छी लगती है कि हुब्बुल वतनी शत्रुल ईमान, वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। रियासत मदीना बरान टुरे हो, ईमानी तकाज़े पूरे नहीं करने। हर जमात, हर शख्सियत, और जब अपने आप अपनी मैं से निकला जाएगा ना, फिर ही जाके पाकिस्तान की कोई बात हो सकेगी। पॉलिसीज़ में तसलसल होना चाहिए, सोच के, मिल के, बैठ के अपनी पॉलिसीज़ बना लीजिए। फिर 5 साल बाद हुकूमत जिसकी भी हो या आदम एतमाद के बाद जिसकी ना भी हो, वो पॉलिसीज़ पे अमल ज़रूर करता रहे। ये आज 1 जनवरी का हमारा सबसे बड़ा अहद होना चाहिए कि पाकिस्तान से मोहब्बत सबसे अहम है। अगर ये भी हम नहीं कर सकते तो माफ़ कीजिएगा, हम बहुत, वो कहा गया था ना कायद-ए-आज़म अलैहिर्रहमा के बारे में कि पहाड़ काट के वो जुए शीर छोड़ गया, अब इसमें जहर मिलाओ कि तुम मिठास पियो। पहाड़ काट के वो जुए शीर छोड़ गया, जहर न मिलाओ खुदा दे वास्ते। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे और आप सब के लिए भी ये साल रहमतों बरकतों का बायस बनाए और हमें आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। जवाद फैज़ी चौथा सुतून टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।